नमस्कार। आज हम बात करेंगे टॉमस ग्रे के बारे में। टॉमस ग्रे की एलर्जी पर एक वीडियो हिंदी में, दूसरा वीडियो इंग्लिश में, और टॉमस ग्रे पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक तीसरे वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 3 वीडियो टॉमस ग्रे पे पहले ही हैं, ये चौथा वीडियो है टॉमस ग्रे पे। इसमें हम उनके लाइफ और वर्क्स की बात करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलर्जी आपके सिलेबस में है, उसकी डेट सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। 1751 ये पब्लिकेशन डेट है एलर्जी की। ये जो लिखी गई थी वो तो 1742 से लेकर और 1750 के बीच में लगभग 8 साल लगे थे इस एलर्जी को लिखने में। कभी एक स्टेंजा लिख लिया, फिर 2 लिख लिए, फिर 3 लिख लिए, फिर छोड़ दिया। तो 32 स्टेंजाज हैं, आपने पढ़ी है मेरे साथ, हिंदी में अलग पढ़ी है, इंग्लिश में अलग पढ़ी है। तो ये एक साथ नहीं लिखी गई, एक जगह पर बैठकर नहीं लिखी गई। हालांकि जो आपने देखा है, जैसा कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे एक जगह बैठकर लिखी गई हो, लेकिन ये इसको लिखने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है ये ग्रे की, तो अच्छे से इसकी डेट पब्लिकेशन की ज़रूर नोट कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि कब से कब तक लिखी गई, तो 1742 से लेकर 50 तक वो लिखी गई और पब्लिश हुई 1751 में। ये सबसे पहले आपको नोट करना है। एक और चीज़ जो मैं आपसे नोट करने को कहूँगी वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो शब्द हैं ये ग्रे की एलर्जी में ही आया है, और इन शब्दों को लेकर टाइटल है एक नॉवल का जो टॉमस हार्डी ने लिखा है। टॉमस हार्डी ने एक नॉवल लिखा है जिसका टाइटल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आपने को मालूम ही है कहाँ आया था, हमारी एलर्जी में जो हमने पढ़ी थी टॉमस ग्रे की एलर्जी में। तो ये आप याद रखिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नाम से किसने नॉवल लिखा है। ये टॉमस ग्रे पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ जाएंगे उनमें आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। टॉमस ग्रे का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये दोनों ही चीज़ें मैंने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराए थे उसमें नोट कराया था आपको, और उसमें मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1716 में वो पैदा हुए थे और 1771 में उनकी मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उनके लाइफ कैरियर के बारे में बात करते हैं। लाइफ एंड कैरियर ऑफ टॉमस ग्रे। तो टॉमस ग्रे 1716, और ये तो डेट्स अच्छे से याद हो गई होंगी आपको, 1716 से 1771 ये उनका लाइफ स्पन है। और वॉज बॉर्न ऑन December 26। अच्छा देखिए, मैं किसी भी एक बुक पर विश्वास क्यों नहीं करती हूँ, क्यों मुझे भरोसा नहीं है। 4 किताबें मैं देखती हूँ, सारी डेट्स कंफर्म करती हूँ, तब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। उसके बावजूद कभी कभी कहीं कमियाँ रह जाती हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि अगर कहीं कोई कमी रह जाती तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में डाल देती हूँ। अगर मुझे बाद में पता चलता है कि मुझसे कोई गलती हो गई आपको पढ़ाते वक्त, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। हालांकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक भी डेट आपके पास गलत ना पहुँचे, मैं गलत ना पढ़ाऊँ, क्योंकि बुक्स में कई जगह मिसप्रिंट होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब जैसे इस बुक पर अगर हम भरोसा करते तो हम तो यही मान लेते कि वो दिसंबर 6 को पैदा हुआ, 6 दिसंबर 1716 को ही पैदा हुआ होगा, लेकिन वो हुआ है 26 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, 26 दिसंबर 1716 को इन कॉर्नहिल, लंदन। हिज फादर फिलिप ग्रे वॉज अ मैन। उसके जो पिता थे फिलिप ग्रे, वो एक व्यक्ति थे ऑफ पिक्यूलियर टेम्पर। पिक्यूलियर आप कह सकते हैं थोड़ा सा सनकी, थोड़ा सा झक्की, एंड जेलस नेचर, और थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे। एट टाइम्स, कभी कभी, ही सफर्ड फ्रॉम फिट्स, यानी उनको दौरे पड़ते थे ऑफ इंसेनिटी, पागलपन के, एंड ड्यूरिंग सच फिट्स, और ऐसे दौरों के दौरान, ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से से भर जाता था। ही इवन अटैक्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी पर आक्रमण भी किया करते थे, यानी कि टॉमस ग्रे की माँ पर। इन द मोस्ट इनह्यूमन मैनर, बड़े अमानवीय तरीके से। बाय बीटिंग, पीट कर, किकिंग, लाते मारकर, एंड पंचिंग, और घूंसे मारकर। तो ऐसा सभी जगह होता है। हमको लगता है कि इंडिया में ही लोग ऐसा मारते हैं अपनी बीवियों को, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
मतलब हमको लगता है कि भाई हम ही लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ औरतों की पिटाई होती है, सभी जगह होती है, ऐसा तो होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। इसमें कभी कुछ कमियां आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाता है, खैर चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ऐसे थे इनके पिताजी, माँ को इस तरीके से पीटते थे। बट शी वॉज अ वुमन ऑफ ग्रेट करेज, लेकिन जो उनकी माँ थी वो एक महिला थी बहुत साहसी एंड डिवोशन और समर्पण वाली। शी एंड्योर्ड, उन्होंने बर्दाश्त किया, इट ऑल, इस सब को, स्टोइकली। स्टोइक होते हैं वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दुख और सुख से, वो उनको जीवन जीना है, चाहे दुखी रहें चाहे सुखी रहें, तो वो स्टोइक कहलाते हैं, है ना। खुशी में बहुत खुश नहीं होते, दुख में बहुत दुखी नहीं होते। तो उन्होंने स्टोइकली यानी पूरे धैर्य के साथ इसको बर्दाश्त किया, फॉर द सेक ऑफ हर सन, अपने बेटे की खातिर। तो अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में महिलाएं जो वायलेंस बर्दाश्त करती हैं वो अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी था कि उन्होंने अपने बेटे की खातिर ये सब बर्दाश्त किया। नेचुरली, और स्वाभाविक सी बात है कि ग्रे ग्रू इनटू अ सेंसिटिव बॉय, ग्रे जब बड़ा हुआ तो वो एक संवेदनशील लड़का हो गया। ऐसे बच्चे बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं जब वो घर में देखते हैं कि पिताजी माँ को पीट रहे हैं, तो बच्चे कुछ कर तो नहीं पाते लेकिन बच्चे बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। इस प्रकार के बच्चे, जहाँ घरों में माता पिता में ऐसे लड़ाई होती है तो यही ग्रे का हाल हुआ। वो बड़ा सेंसिटिव बच्चा बन गया। फ्राइटेंड बाय हिज फादर, जो अपने बाप से डरता था, फ्राइटेंड माने डरा हुआ रहता था, बाय हिज फादर, अपने पिता के द्वारा। एडोर्ड बाय हिज मदर, और उसको बहुत प्यार किया जाता था बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा। एंड पेटेड बाय चाइल्डलेस आंट्स, और उसका ख्याल रखा जाता था, उसकी पीठ थपथपाई जाती थी, उसकी देखभाल की जाती थी बाय चाइल्डलेस आंट्स, ऐसी उसकी मौसियाँ चाचियाँ जो भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं थे। ही हैड नो कंपनी, उसका कोई साथी नहीं था। नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं था। इन हिज अर्ली ईयर्स, उसके शुरुआती वर्षों में। ही हैड टू रिलाई अपॉन, वो भरोसा करता था या उसको निर्भर रहना पड़ता था अपॉन हिमसेल्फ, अपने आप पर, एंड हिज बुक्स, और अपनी किताबों पर। इन 1725, तो डेट्स पर थोड़ा नोट कर लीजिए। हालांकि कौन कब स्कूल गया ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। पिछले अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो, खासकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसका सॉल्यूशन, तो वहाँ कैसे कैसे सवाल पूछ लिए गए थे, तो एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये डेट्स आप नोट कर लिया कीजिए। जैसे अब ये डेट है 1725 में ग्रे एंटर्ड ईटन, तो ग्रे ने प्रवेश लिया ईटन कॉलेज में। ये बहुत फेमस स्कूल है। तो ईटन में प्रवेश लिया 1725 में। हिज ईयर्स एट ईटन, उनकी जो वर्ष उन्होंने बिताए ईटन में, वर अनक्वेश्चनेबली, वो मतलब अनक्वेश्चनेबली मतलब सवाल नहीं उठाया जा सकता, निस्संदेह कह सकते हैं आप उनको, द हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुशी के दिन थे। तो अक्सर स्कूल डेज जो होते हैं वो बड़े खुशी के दिन होते हैं। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जब गृहस्थ जीवन में पहुंच जाएंगे, तब आपको ये दिन याद आएंगे कि हम स्कूल में पढ़ा करते थे, वो हमारी सहेली होती थी, वो हमारा दोस्त हुआ करता था, वो हमारी टीचर हुआ करती थी, वो हमको ऐसे पढ़ाया करती थी, ऐसे डांटा करती थी। तो वो सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुशी मिलती है उन दिनों को याद करके। तो ये जो दिन थे ईटन में ग्रे के, वो उनके हैप्पीएस्ट दिन थे, यानी सबसे ज़्यादा खुशी के दिन थे। ही बिगेन टू फील, वो महसूस करने लगे थे, द फर्स्ट यानी शुरुआती, पहली, स्ट्रिंग्स यानी फुसफुसाहट, ऑफ हिज ओन क्रिएटिव पावर्स, अपनी खुद की रचनात्मक शक्तियों के, यानी उनके अंदर जो क्रिएटिव पावर थी पोइम्स लिखने की, तो वो जागने लगी थी। इस तरह माने कुलबुलाना, जागना, तो उनकी जो पावर्स थी लिखने की, वो कुलबुलाने लगी थी। एट ईटन, ईटन में ही कॉन्ट्रैक्टेड, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट की बजाय यहाँ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट समझौते को बोलते हैं,
और कॉन्टैक्ट संपर्क को बोलते हैं। अगर आर हटा देंगे तो वो संपर्क होता है। तो चलिए दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्टेड 2 ग्रेट फ्रेंडशिप्स, तो 2 महान दोस्तियाँ उन्होंने बनाई, 2 महान मित्र उन्होंने बनाए ईटन में। द वन, जो एक दोस्त था, यानी जो पहली दोस्ती थी, वॉज विद होरेस वालपोल, वो थी होरेस वालपोल की दोस्ती थी। वालपोल वॉज अच्छा, ये रॉबर्ट वालपोल के बेटे थे, मंत्री के बेटे थे। वालपोल वॉज अ पेल फ्रेजाइल लिटिल बॉय, तो वालपोल जो थे वो एक पीले कमज़ोर से छोटे लड़के थे। वाइवेशियस यानी जीवन से भरे हुए। सेल्फ पजेस्ड यानी अपने आप पर भरोसा करने वाले, अपने आप को प्यार करने वाले। एंड समवॉट कॉन्शियस, और कुछ कुछ वो कॉन्शियस थे, सचेत थे ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन से, अपने क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे थे। एज द ग्रेट सन ऑफ अ ग्रेट मिनिस्टर, क्योंकि वो एक महान बेटे थे एक महान मंत्री के। इट वॉज हिज जेनरोसिटी, ये उनकी उदारता थी। दैट मेड इट पॉसिबल, जिसने संभव बनाया फॉर ग्रे, ग्रे के लिए, टू अंडरटेक टूअर्स विद हिम, यानी उनके साथ यात्राएं करने का। एंड एनलार्ज, और विशाल बनाने का, हिज मेंटल होराइजन, अपनी मानसिक क्षितिज को। यानी थॉमस ग्रे ने वॉलपोल के साथ, होरेस वालपोल के साथ बहुत सारे टूर किए, बहुत सारी यात्राएं की। और इससे आप तो जानते हैं कि जब हम यात्राएं करते हैं, दूर दराज घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो हमारा जो मेंटल होराइजन है, जो हमारा मानसिक क्षितिज है, वो विशाल होता जाता है, वो फैलता जाता है। वॉलपोल स्टूड फॉर इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन, तो वॉलपोल स्टूड मतलब कि वॉलपोल जो था वो अपने आप में समेटे हुए था। वॉलपोल का मतलब था, यानी वॉलपोल के पास था, फॉर इन्फ्लुएंस प्रभाव था, एंड सोशल पोजीशन सामाजिक स्थिति थी उनके पास, सामाजिक पद था, वेल्थ दौलत थी, एलिगेंस शान थी, एंड फैशन, और फैशन थी। इतनी सारी चीज़ें वॉलपोल के पास थीं। और हों भी क्यों ना भाई, पॉलिटिशियंस तो के बच्चे तो आज भी उनके पास सब कुछ होता है, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, भले ही पढ़ें नहीं लिखें नहीं, लेकिन उनके एडमिशन जो होते हैं यहाँ नहीं पढ़ाते। पॉलिटिशियंस के ज़्यादातर बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। आप लोगों को तो, वो जनता को तो भड़काते हैं, जनता के बच्चों को तो जाने वो क्या क्या करते हैं, आप देखते ही हैं कैसे छोटे छोटे बच्चों को भड़का के अपने जुलूसों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अपने बच्चों को ये विदेशों में पढ़ाते हैं। तो ये देखिए कि ये जो थे होरेस वालपोल, इनके पास सब कुछ था। द सेकंड फ्रेंडशिप, अच्छा जो दूसरी दोस्ती की थॉमस ग्रे ने, वॉज विद रिचर्ड वेस्ट, वो थी रिचर्ड वेस्ट से। हु वॉज अ टॉल, जो कि थे एक लंबे, स्लेंडर, पतले, और थिन फेस्ड, पतले चेहरे वाले, पेल कॉम्प्लेक्शन, पीले कॉम्प्लेक्शन वाले, यानी पीला उनका रंग था। एंड अ वेरी शाई बॉय, और एक बड़े शर्मीले लड़के थे। टेम्परामेंटली यानी व्यावहारिक रूप से, ही वॉज मोर एकिन टू होता है सिमिलर, यानी एक जैसा। तो स्वभाव के तौर पर, यानी जो नेचर था वो, ही वॉज मोर एकिन टू ग्रे, वो ग्रे के ज़्यादा समान थे। हुज पाथ, जिनका रास्ता, ग्रे अल्टीमेटली अडॉप्टेड, ग्रे ने अंततः अपनाया। एंड परस्यूड टू द एंड, और परस्यूड यानी उसी रास्ते पर वो चले, टू द एंड माने अंत तक, अपने लाइफ के एंड तक। ग्रे इमोर्टलाइज्ड, ग्रे ने अमर बना दिया। हिज अर्ली डेथ, तो ये जो रिचर्ड वेस्ट थे, इनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जल्द होने वाली मृत्यु को ग्रे ने अमर बना दिया इन अ ब्यूटीफुल सोनेट, एक खूबसूरत सोनेट में। तो थॉमस ग्रे ने एक सोनेट लिखी है, अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट करके एक सोनेट है। तो उसमें अपने इस दोस्त को थॉमस ग्रे ने अमर कर दिया है। आफ्टर लीविंग ईटन, ईटन को छोड़ने के बाद ग्रे प्रोसीडेड टू कैम्ब्रिज, ग्रे कैम्ब्रिज की तरफ बढ़े। विच प्रूव्ड, जो साबित हुई, सो अनअट्रैक्टिव,
इतनी अनअट्रैक्टिव यानी उनको अच्छी नहीं लगी, अनाकर्षक लगी, टू हिम उनको, दैट के ही कॉल्ड इट उन्होंने इसको कहा है, द एबोर्ड मीन्स घर, ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन मीन्स एकाकीपन का, एंड अ सिली डर्टी प्लेस और एक मूर्खता से भरा हुआ गंदी जगह। भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो बड़ी फेमस है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, पता नहीं इनको क्यों पसंद नहीं आई। वन ऑफ द रीजन्स एक कारण, ऑफ दिस एंटीपैथी इस नफरत का, टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय के प्रति, कुड बी ये हो सकता था, दैट के द सब्जेक्ट्स जो विषय ही वॉज ऑब्लाइज टू स्टडी जिनको पढ़ने के लिए उनको बाध्य किया गया, वर वो थे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, डिसटेस्टफुल यानी नापसंद के, टू हिम उनके लिए, यानी वो सब्जेक्ट्स जो उनको पढ़ाए गए वो उनको पसंद नहीं थे। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाया जाता है जो आपको पसंद ना हो तो स्कूल एक तरीके से जेल खाना बन जाता है। जैसे कि लड़कियों का अक्सर मैथ कमज़ोर होता है और मेरा मैथ बहुत वीक था और मैथ का पीरियड मुश्किल से कटता था मेरा, क्योंकि मार पड़ती थी, सब हुआ करते थे हमारे टीचर मेल, बहुत मारते थे, लड़कियों को भी बख्शते नहीं थे। तो शायद ऐसा ही कुछ टॉमस ग्रे के साथ था कि जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जा रहे थे वो उनको पसंद नहीं थे, और सब्जेक्ट्स थे क्या, दे वर लॉजिक, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। तो ये लॉजिक तर्कशास्त्र होता है, फिलोसफी दर्शन शास्त्र होता है, और मैथमेटिक्स ये तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये टॉमस ग्रे को भी पसंद नहीं थे ये सब्जेक्ट्स, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित। लेटर बाद में इन द ईयर 1742 यानी 1742 में, ही चेंज्ड ओवर टू लॉ यानी उन्होंने अपने सब्जेक्ट बदल लिए और कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। द लॉ कॉलेज तो जो कानून का कॉलेज था, इनर टेम्पल, सूटेड हिम वेल वो उनको अच्छा पसंद आया और उनको सूट किया। ही वॉज नो लॉन्गर बर्डनड अब उनको उन पर बोझ नहीं पड़ रहा था, विद लेक्चर्स यानी लेक्चर्स का, एंड ट्यूटोरियल्स तो ये ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स वही जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये बोझ नहीं था अब उनके ऊपर। नॉट वेरी सीरियसली यानी बहुत गंभीरता से तो नहीं, कंसर्न्ड विद हिज फ्यूचर यानी वो चिंतित नहीं थे, कंसर्न माने वो चिंतित नहीं थे बहुत गंभीरता से, विद हिज फ्यूचर अपने भविष्य के प्रति। ही सेटल्ड वो सेटल हो गए, फॉर 2 years 2 साल के लिए, एट कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में। ड्यूरिंग दीज 2 years इन 2 सालों के दौरान, ही डिवोटेड हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, टू द स्टडी ऑफ इटालियन भाषा के प्रति, एंड ऑल्सो और इसके अलावा टू वाइडनिंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच पोइट्री। टू वाइडनिंग माने विस्तृत करने के लिए, हिज नॉलेज अपने ज्ञान को, ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच पोइट्री अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी कविता के। हिज डिवोशन वॉज स्टिल अभी भी उनका जो समर्पण था वो था, टू द एंशियंट वर्ल्ड प्राचीन संसार के प्रति, एंड टू द फ्रेश फील्ड्स ऑफ क्लासिकल लर्निंग और जो तरोताज़ा फील्ड्स थे, क्षेत्र थे, ऑफ क्लासिकल लर्निंग यानी शास्त्रीय ज्ञान के। अब यहाँ पर एक दो चीज़ और नोट कर लीजिए। एक तो 1738 में उन्होंने ग्रैंड टूर ऑफ यूरोप विद वालपोल, तो यूरोप के साथ वालपोल के साथ यूरोप का एक बड़ा टूर यानी यात्रा उन्होंने की 1738 में। एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि ओनली 13 पोइम्स ही पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि अपने लाइफ टाइम में यानी अपने जीवन काल में उन्होंने केवल 13 कविताएं ही प्रकाशित की, बाकी कविताएं उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। तो 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 1745 नवंबर 1745 में ही वॉज रिकनसाइल्ड उनका समझौता हो गया टू हिज फ्रेंड होरेस वालपोल उनके फ्रेंड
होरेस वालपोल से, विद होम जिनसे कि ही हैड अ क्वेरल, उनका एक झगड़ा हो गया था 4 years एगो, 4 साल पहले, यानी 1741 में उनका झगड़ा हो गया था, लेकिन 1745 में उनका समझौता हो गया। अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय, ही बिकेम एक्वेंटेड, उनका परिचय हुआ विद पोप से, यानी अलेक्जेंडर पोप, उनसे आप पहले ही परिचित हैं, उनके ऊपर भी 3-4 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ हिज एज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे अपने युग के। 2 years लेटर, 2 साल बाद, ही बिकेम फ्रेंडली, उनकी दोस्ती हो गई विद विलियम मैसन से, हु लेटर ऑन बिकेम हिज बायोग्राफर, जो बाद में उनके बायोग्राफर भी बने, यानी उनकी जीवन गाथा उन्होंने लिखी है, जीवनी लिखी है। इन दिसंबर 1757, अच्छा ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत ही अच्छे से, आप वीडियो पॉज कीजिए तुरंत और इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, कि दिसंबर 1757 में ऑन द डेथ ऑफ कॉली सिबर, ये भी आपको नोट करना है कि कॉली सिबर की मृत्यु के बाद, कॉली सिबर तब तक पोइट लॉरिएट थे 1757 तक, और 1757 में उनकी मृत्यु के बाद, कॉली सिबर की मृत्यु के बाद, ही वॉज ऑफर्ड, यानी उनको ऑफर किया गया, उनको दिया गया द पोइट लॉरिएटशिप, यानी राष्ट्र कवि का पद उनको दिया गया, विच ही डिक्लाइन, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया। तो कौन भला इनकार करता है, अच्छा खासा पद होता है, फेम होता है, नाम होता है और पैसा तो होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने, टॉमस ग्रे ने ये पद ठुकरा दिया। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नेदर अट्रैक्टेड, वो ना तो आकर्षित थे, बाय द इमोल्यूमेंट्स, यानी जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं, जो धनराशि मिलती है, पारिश्रमिक जो मिलता है, यानी तनख्वाह जो मिलती है, तो ना तो वो उससे आकर्षित थे, नॉर बाय द रेप्यूटेशन, और ना ही ख्याति जो मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, नाम मिलता है, ऑफ ऑफिस, इस पद का, ना उससे आकर्षित थे, विच हैड बीन लोअर्ड, जो कि लोअर हो चुके थे, मतलब कि नीचे गिर चुके थे। उनका कहना ये था कि ये बहुत नीचा गिर चुका है, जो नाम है, ख्याति है, बाय अ सक्सेशन माने एक के बाद एक जो रखे गए, ऑफ इन्फीरियर, यानी निम्न कोटि के, एंड इवन ल्यूडिक्रस, और यहाँ तक कि हास्यास्पद अपॉइंटमेंट्स जो हुए, नियुक्तियाँ जो हुई इस पद पर, राष्ट्र कवि का जो पद दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया कि अब इनको लगता था, टॉमस ग्रे को, कि ये कोई महानता का पद नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वुड हैव फाउंड इट डिफ़िकल्ट, यानी ये उनके लिए मुश्किल था, टू राइट पोइम्स, कविताएं लिखना, टू ऑर्डर, यानी किसी के आदेश पर। तो अक्सर जो राष्ट्रकवि होते हैं या दरबारी कवि होते हैं, वो राजा रानी या जिसके जो उनको एम्प्लॉय करते हैं, उनकी तारीफ़ में कविताएं लिखते हैं। जैसे चंद्रबरदाई हैं तो उन्होंने पृथ्वीराज की तारीफ़ में लिखा है। तो इस तरीके से वो पोइम्स नहीं लिख सकते थे ऑर्डर पर, किसी की आज्ञा पर। ही थॉट इट, उनको लगता था ये डेरोगेटरी, यानी कि अपमानजनक, इसलिए उन्होंने ये पद ठुकरा दिया। इन 1762, 1762 में, ही स्टार्टेड एन इनलैंड टूर, उन्होंने एक इनलैंड माने अपने देश के अंदर का ही एक टूर यात्रा शुरू की, विजिटिंग यानी घूमते हुए, रिचमंड, रिपन, शेफील्ड एंड चेट्सफील्ड इन यॉर्कशायर एंड डर्बीशायर। तो इन जगहों पर, ये सब उन्हीं के देश की हैं, तो वहीं पर वो घूमते रहे। 2 years लेटर, 2 साल बाद, ही स्टार्टेड ऑन अ टूर इन स्कॉटलैंड, उन्होंने स्कॉटलैंड का टूर किया, यानी यात्रा की। इन जुलाई 1768, जुलाई 1768 में, ग्रे वॉज ऑफर्ड, ग्रे को दिया गया द प्रोफेसरशिप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में वो प्रोफेसर बने मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के। ही एक्सेप्टेड दिस ऑफ़र, ये ऑफ़र उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो इस पद पर
बने रहे। दिस प्रोफेसरशिप वॉज मियरली एन ऑनरेरी अपॉइंटमेंट। तो ये एक जो प्रोफेसरशिप थी ये अवैतनिक नियुक्ति थी। एज नो लेक्चर्स हैड टू बी डिलीवर्ड, क्योंकि उनको कोई लेक्चर्स यहाँ नहीं देने थे। इन द समर ऑफ 1770, 1770 की गर्मियों में ही मेड हिज लास्ट टूर, उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की थ्रू वर्सेस्टर, ग्लसेस्टरशायर एंड मनमाउथशायर। इन 1771, 1771 में ही प्लान्ड, उनकी योजना थी टू विजिट स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड जाने की, विच ही कुड नॉट डू, जो कि वो नहीं कर पाए। ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से, किसकी वजह से? इल हेल्थ, बुरे स्वास्थ्य की वजह से। दिस इल हेल्थ, ये बुरा स्वास्थ्य, अल्टीमेटली, अंततः, ब्रॉट अबाउट, लेकर आया, हिज डेथ, उनकी मौत, इन जुलाई 1731। तो 30 जुलाई मैंने ये आपके लिए नोट किया है, आप भी अपने लिए नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, 30 जुलाई 1771। ही वॉज बरीड, उनको दफनाया गया, इन द चर्च यार्ड में, ऑफ स्टॉक पोजेस के, बाय द साइड ऑफ, यानी बगल में, हिज मदर, उनकी माँ के। ऑन हिज टोमस्टोन, उनकी कब्र का जो पत्थर है, वॉज इंस्क्राइब्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ था, द एपिटाफ, ये एपिटाफ। तो कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उनको एपिटाफ बोला जाता है, ये आपको मालूम ही होगा, वही में अगर आपने पढ़ी है, दोनों वीडियोस वो देखे हैं आपने तो। रिटन बाय हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने खुद लिखा था। तो ये जो एपिटाफ उनकी कब्र पर लिखा हुआ है, ये आपने मेरे साथ पोएम में पढ़ा था, हिंदी वाली वीडियो में भी, इंग्लिश वाली वीडियो में भी, दोनों में पढ़ा है आपने। तो यहाँ लिखा हुआ है, हियर रेस्ट हिज हेड, यहाँ आराम कर रहा है उसका सिर, अपॉन, ये यू और होना चाहिए, अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, धरती माँ की गोद में। अ यूथ, एक ऐसा युवक, टू फॉर्च्यून, भाग्य के लिए, एंड टू फेम, और प्रसिद्धि के लिए, अननोन, अज्ञात था, यानी उसको न भाग्य जानता था न प्रसिद्धि जानती थी। हालांकि ये बात सच नहीं है, उसको हम आज इंडिया में पढ़ रहे हैं उसके बारे में, है ना। तो ऐसा कितना प्रसिद्ध है वो टॉमस ग्रे को हर कोई जानता है। फेयर साइंस फ्राउन नॉट, फेयर साइंस जो खूबसूरत साइंस है, विज्ञान है, फ्राउन ये स्माइल का उल्टा होता है, फ्राउन नॉट यानी नाराज़ नहीं हुई, ऑन हिज अम्बल बर्थ, उनके विनम्र जीवन पर, एंड मेलेंकली, और जो उदासी है, जो दुख है, मार्क्ड हिम, उसने पहचान लिया, फॉर हर ओन, कि वो उसका अपना ही था, यानी उदासी ने पहचान लिया कि वो उसका खुद का अपना ही बच्चा था। कहने का मतलब यह कि उदासी उनको पूरे टाइम, पूरे जीवन अपनाई रही। देखिए, मैं किसी किताब को आपको रिकमेंड क्यों नहीं करती हूँ। अब यहाँ देखिए इस किताब में 1798 में, 1798 में ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, और मृत्यु हुई 1771 में, यानी अपनी मृत्यु के बाद वो 1798 में, मरने के भी कितने साल बाद वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में। तो ऐसी गलतियाँ किताबों में दे रखी होती हैं। तो मैं जब आपको वीडियो बनाती हूँ तो देखती हूँ कि ऐसी कोई गलती आपके पास ना पहुँचे, यानी कोई गलत डेट मैं आपको ना बताऊँ। देखिए, मैं 3-4 किताबों में से इसीलिए कंफर्म करती हूँ कि सही डेट्स आपके पास जाएं। तो आप भी किसी एक बुक पर भरोसा मत कीजिए, कम से कम 2 या 3 किताबें दोस्त लोग मिलकर ले लीजिए। अलग अलग पब्लिकेशंस की आपके यहाँ भी अवेलेबल होती हैं, हर जगह मिल रही हैं किताबें। ये थोड़ा सा और आप नोट कर लीजिए। मैंने एक और किताब बहुत पुरानी सी मुझको मिली है, उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। ये जो उनके ख़ास वर्क्स हैं, मेन जो उनकी कविताएं हैं, उनका नाम दे रखा है, और मैंने आपके लिए कोशिश की है कि उनकी पब्लिकेशन डेट या फिर जो वो कब लिखी गई कम से कम वो आपको बता दूं मैं। इसमें ओड ऑन द स्प्रिंग, इसको आप नोट कर लीजिए, और ये 1748 में पब्लिश हुई। लिखी तो गई थी ये 1742 में, हालांकि मैंने फिर ये डेट इसलिए काट दी कि आप कंफ्यूज हो रहेंगे ज़्यादा अगर डेट्स याद करेंगे, इतनी डेट्स याद करना भी मुश्किल होता है।
तो कम से कम ये जितनी पोइम्स दे रखी हैं इनके नाम तो आप लिख ही लीजिए अपनी नोटबुक में, और उनको तो याद रखिए कि कौन कौन सी पोइम्स उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मान लीजिए 3 पोइम्स किसी और कवि की और 1 पोइम दे दी आपको टॉमस ग्रे की, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनमें से टॉमस ग्रे की पोइम कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये उनकी मेन पोइम्स हैं, फेमस पोइम्स हैं। तो ओड ऑन द स्प्रिंग ये पब्लिश हुई थी 1748 में। सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, तो अभी इसकी पोइम की बात हुई थी कि उनका जो दोस्त था रिचर्ड वेस्ट, उसकी मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसकी मौत पर उन्होंने पोइम लिखी थी। ये लिखी तो थी 1742 में, लेकिन ये पब्लिश हुई 1775 में। तो आपको पब्लिकेशन डेट ही लिख लीजिएगा, हालांकि याद करना तो बहुत मुश्किल है बच्चों। फिर है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, और ये जो पब्लिश हुई ये 1747 में। फिर हिम टू एडवर्सिटी ये 1753 में पब्लिश हुई है। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लिखी गई है 1745 से 50 के बीच में, हालांकि कुछ जगह लिखा हुआ था 1742 से 50 के बीच में, लेकिन कब से कब लिखी गई वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट है। ये 1751 में पब्लिश हुई, ये तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर है अ लॉन्ग स्टोरी, ये पब्लिश हुई 1753 में। ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये लिखी गई 1747 में और पब्लिश हुई 1748 में, तो 1748 ही याद रखिए इसकी डेट। हालांकि आपको जो मेनली याद रखना है वो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसकी डेट ज़रूर याद रखनी है, बाकियों की ना याद रहे कोई बात नहीं, उनके नाम ज़रूर याद रखिए। फिर है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों पोइम्स हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड ये दोनों पिंडारी कोड्स हैं, और पूरे इंग्लिश लिटरेचर में ये जो 2 पिंडारी कोड्स हैं ये बहुत फेमस हैं टॉमस ग्रे की, तो इनको भी याद रखिएगा आप। 1757 में ये दोनों पब्लिश हुई थी, पिंडारी कोड्स, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड। फिर ये देखिए ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्राफ्टन, ये है, लेकिन इसकी मेरे पास शायद पब्लिकेशन डेट मैंने नहीं मिली मुझे। फिर है ये कुछ ट्रांसलेशन क्या हैं तो उनकी पोइम्स ही, लेकिन इनको ट्रांसलेशन क्यों कहा गया है कि ये कुछ वो हैं लीजेंड्स हैं, जैसे होती है ना अपने यहाँ भी किंवदंतियाँ होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, फॉक यानी लोक कथाएँ होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं, तो ऐसी कुछ लीजेंड्स को इन्होंने कविता की शक्ल दी है, ओड की शक्ल दी है, एक कविता के रूप में लिखा है, तो इसलिए इनको ट्रांसलेशन नाम दिया गया है। ये उनकी रचनाएं हैं। तो ये वेल्श, आइसलैंडिक और नॉर्स और सेल्टिक ये लीजेंड्स हैं और जिन पर ये कविताएं लिखी गई हैं। तो एक है द फेटल सिस्टर्स एंड ओड, ये 1761 में लिखी गई है, और द डिसेंट ऑफ ओडन और द ट्रिम्फ ऑफ ओवन, ये तीनों ये भी इन्हीं की कविताएं हैं। तो इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा कम से कम, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए इन तीनों के नाम दे दिए हैं ना, द फेटल सिस्टर्स, डिसेंट ऑफ ओडन और द ट्रिम्फ ऑफ ओवन, और एक नाम दे दिया ओ टू वेस्ट विंड, है ना, या फिर टू ए स्काईलार्क, या ऐसा कुछ अलग से नाम दे दिया, और फिर कहें कि इनमें से कौन सी पोइम ऐसी है जो टॉमस ग्रे ने नहीं लिखी है, तो आपको कम से कम उनकी जो मेन पोइम्स हैं यानी उनकी जो फेमस पोइम्स हैं उनके नाम ज़रूर मालूम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में फिर एक और आपके जो नेक्स्ट पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी लाइफ हिस्ट्री लेकर आएंगे, लाइफ और वर्क्स उनकी बात करेंगे, और ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।